नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे गृह निर्माण योजना को प्रभावित करने वाले कारक। जब हम योजना बना रहे होते हैं तो सबकी योजना समान नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कारक हैं जो कि गृह निर्माण की योजना को प्रभावित करते हैं। तो ये कारक कौन से हैं हम देखते हैं। पहला है परिवार की आर्थिक स्थिति। एक्चुअल में गृह निर्माण की योजना को प्रभावित करने में सबसे जो महत्वपूर्ण कारक, प्रथम कारक होता है वो आर्थिक स्थिति ही है। परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी है, भवन निर्माण का काम किया जा सकता है, कितना धन व्यय उसमें हमें करना है, व्यक्ति के क्या व्यवसाय है, कितने लोग कमा रहे हैं, घर में कितनी अर्निंग हो रही है कुल मिलाकर के, या पहले से ज़मीन खरीदी हुई है या पुश्तैनी ज़मीन मिली हुई है। इन सब को ये सब चीज़ें हमें देखनी होती हैं, या हमारे पास कितना पैसा पहले से जमा हुआ है। तो आर्थिक स्थिति हमारी क्या है, हम कितना व्यय कर सकते हैं, ये देखा जाता है। तो आर्थिक स्थिति के अनुसार ही, क्योंकि हम देखते हैं कि जितना हमारे पास है धन या जितनी हमारी इनकम है टोटल, उसका हम 25 से 30% ही भवन निर्माण के अंदर खर्च कर सकते हैं। इससे ज़्यादा हमें खर्च नहीं करना चाहिए अपने जीवन में। तो एक व्यक्ति जो है वो अपने जीवन भर की कुल कमाई का 25 से 30% धन मकान बनाने में खर्च कर सकता है। इससे अधिक धन अगर व्यय करता है तो परिवार आर्थिक तंगी का सामना कर सकता है। पहले के समय में यह हुआ करता था कि लोग जब रिटायरमेंट स्टेज पर आते थे तब कहीं जाकर के इतना जमा कर पाते थे धन कि वह अपनी कुल आय का 25 से 30% मकान बनाने में खर्च किया करते थे। लेकिन आज के समय में जो है वो बैंक से लोन मिल जाता है, लेकिन फिर भी हमें बैंक से लोन मिलता है तो उसका एक ही फ़ायदा हो सकता है कि हमें धन जमा नहीं करना पड़ता है। हम अपने ज़िंदगी में रिटायरमेंट के समय नहीं, पहले ही कम एज के अंदर हम अपना मकान खड़ा कर सकते हैं और हम उस धन को बाद में चुका सकते हैं। लेकिन फिर भी हमें उसके अंदर ब्याज अधिक देना पड़ता है। तो उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी कुल ज़िंदगी की कुल आय का 25 से 30% ही हम इसमें मकान बनाने में हम खर्च कर सकते हैं। तो जितना हमारा बजट होगा उसी के अनुरूप हम ज़मीन खरीदेंगे। अब ज़मीन खरीदने में कई प्रायोरिटीज़ होती हैं कि हम ज़मीन किस लोकेशन पर खरीद रहे हैं। यदि बहुत अच्छी लोकेशन पर ज़मीन है तो हमें ज़मीन पे पैसा खर्च ज़्यादा करना पड़ेगा। यदि लोकेशन इतनी अच्छी नहीं है, इंटीरियर में है या कोई कमी है वहाँ पर, या जेडी अप्रूव्ड ज़मीन नहीं है, तो उन सब कंडीशन में हमें ज़मीन कम पैसे में मिल सकती है और बड़ी मिल सकती है। तो आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं कि आपको ज़मीन कहाँ लेनी है, उसके अनुसार भी हम तय करते हैं, क्योंकि ज़मीन महंगी आती है और उसके बाद हमें कंस्ट्रक्शन उसके ऊपर करवाना होता है। तो कितना हमारे पास पैसा है, क्या हमारी आर्थिक स्थिति है, या हमें पहले से ज़मीन मिली हुई है या हम खरीदेंगे नहीं, उन सब बातों पर निर्भर करता है कि हम अपने गृह निर्माण की योजना क्या करेंगे। उसके बाद आता है व्यवसाय। भवन निर्माण को प्रभावित करने वाले बहुत दूसरा महत्वपूर्ण कारक है व्यवसाय, क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति जो है हमारे व्यवसाय पर ही निर्भर करती है। तो प्रत्येक परिवार का जो व्यवसाय होता है उससे हमें जो इनकम प्राप्त हो रही है उसी के अनुसार हम गृह निर्माण की योजना करते हैं। दूसरी बात आती है कि भवन निर्माण का जो है वो भवन निर्माता का जो व्यवसाय होता है वो व्यवसाय बहुत कुछ परिवार के
रहन सहन के स्तर, खान पान के तरीके, रीति रिवाज, आवश्यकताएं, रुचियाँ आदि को प्रभावित करता है। तो सब में हर इसमें एक भिन्नता पाई जाती है। जैसे हम एग्ज़ाम्पल यदि लें, कोई एक डॉक्टर है तो वो उसके अपने मकान के अंदर क्लिनिक वगैरह भी बनवाएगा। एक वकील है तो एक वकील अपना ऑफिस भी बनवाएगा। एक शिक्षक है अगर तो वो अपना एक स्टडी रूम अलग बनवाएगा, लाइब्रेरी टाइप बनवाएगा। व्यापारी है तो वो किसका व्यापार करता है, उसका गोडाउन वगैरह, अपने स्टोरेज एरिया जो है वो बनवाएगा। किसान अपने धान को इकट्ठा करने के लिए स्टोरेज बनवाएगा। सुनार जो है अपनी सेफ्टी पर्पस से अपना मकान बनवाएगा। तो इन सब व्यवसाय में काफ़ी अंतर होता है और इसी व्यवसाय के चलते हम अलग अलग कमरे की हमें आवश्यकता होती है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं, तो इस कारण से जो है गृह निर्माण की योजना जो है व्यवसाय के अनुसार प्रभावित होती है। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर एक है कि गृह निर्माण की योजना बनाने में। तीसरा आता है परिवार के सदस्यों की संख्या। हमारे परिवार के अंदर सदस्यों की संख्या क्या है ना। तो परिवार की संख्या को ध्यान में रखते हुए हम भवन निर्माण का कार्य करते हैं। प्रत्येक सदस्य की इच्छा के अनुरूप, उसकी रुचि आवश्यकता के अनुरूप उसकी कमरे की व्यवस्था करनी है। उसको किस प्रकार का कमरा चाहिए, उसकी प्राइवेसी भंग नहीं हो, उसकी इच्छाएं, उसकी जो आवश्यकताएं हैं, इच्छाएं हैं या रुचि है वो पूरी हो जाए। परिवार के अंदर कितने विवाहित दंपत्ति हैं उस बात को भी ध्यान में रखते हुए हम अपने अपने गृह निर्माण की योजना बनाते हैं। फिर आता है परिवार का प्रकार। तो भवन निर्माण करते समय हम देखते हैं कि हमारा परिवार जॉइंट फैमिली है या न्यूक्लियर फैमिली है, संयुक्त परिवार है या एकाकी परिवार है। यदि संयुक्त परिवार है तो हम भवन निर्माण की योजना उसी प्रकार से हम करते हैं, सबकी आवश्यकता के अनुसार, सभी व्यक्ति की एकांतता गोपनीयता को बनाए रखते हुए उनके स्वतंत्र रूप से उनका जीवन यापन करने के लिए उनके अलग कमरे हों। या न्यूक्लियर फैमिली है तो उस अनुसार हम एक मकान का जो है सेट तैयार करते हैं कि रसोई घर, स्नान घर, शौचालय। यदि जॉइंट फैमिली है तो सबका अपना अपना एक अलग सेट बनवाएंगे। न्यूक्लियर फैमिली है तो हम सबके अलग अलग बेडरूम बनवाएंगे। तो इस तरह से परिवार का प्रकार क्या है उसके अनुसार हम गृह निर्माण की योजना करते हैं। उसके बाद आता है परिवार में कमाने वालों की सदस्यों की संख्या। नेचुरली कि अगर परिवार के अंदर कमाने वालों के सदस्य की संख्या जो है वो ज़्यादा होती है तो कमाई भी ज़्यादा होती है। तो हम जैसा भी ऊपर बात कर रहे थे कि हमारी परिवार की जितनी आय है उसका हम 25 से 30% खर्च करते हैं मकान बनवाने में। तो अगर सदस्यों की कमाने वालों की संख्या ज़्यादा होगी तो हमारे निश्चित रूप से परिवार की आय अधिक होगी और हमारा 25 से 30% हम खर्च करना चाहते हैं वो ज़्यादा होगा। लेकिन अगर परिवार के अंदर कम कमाने, एक ही जना कमाने वाला है, बाकी सब नहीं कमाते हैं, तो उस कंडीशन में भवन निर्माण के लिए हमें या तो ऋण लेना पड़ेगा या हमें कुछ पहले जमा पूंजी देखनी पड़ेगी, या हमें ऋण भी अगर हमें चुकाना है तो उसका भी इंतज़ाम करना पड़ेगा, या हमें अपने परिवार के सभी सदस्यों को अपनी आवश्यकताओं, इच्छा और रुचियों पर कुछ कंट्रोल करना पड़ेगा, कुछ आर्थिक तंगी झेलनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर के भवन निर्माण बनेगा। तो परिवार में कमाने वालों के सदस्यों की जो संख्या है वो परिवार की आय को प्रभावित करेगी। इस कारण से गृह निर्माण की योजना भी प्रभावित होगी। उसके पश्चात आता है कार्यस्थल से दूरी। गृह निर्माण को बनाते समय हम कार्यस्थल से क्या दूरी है हम उस बात को भी ध्यान में रखते हैं। बड़े शहरों में यह संभव नहीं है कार्यस्थल के पास ही मकान हो, लेकिन फिर भी आदमी सोचता है कि 10 से 20 किलोमीटर की दूरी तय तो कर लेंगे, उससे ज़्यादा की दूरी तय करना डेली में मुश्किल होगा। तो कहाँ पर वो भवन निर्माण करवा रहा है, जो स्थान चुनेगा वो उसी अनुसार चुनेगा। इसके साथ ही विद्यालय, अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, ये सब भी घर से कितनी दूर हैं इस बात को भी व्यक्ति ध्यान में रखता है। उसके बाद आता है परिवार की आवश्यकताएं।
भवन निर्माण की योजनाएं जो हैं पारिवारिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए की जाती हैं। इस कारण से पारिवारिक आवश्यकताएं गृह निर्माण को प्रभावित करती हैं। तो परिवार में वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखते हैं, केवल प्रेजेंट आवश्यकताओं को ध्यान में नहीं रखते। वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं दोनों को ध्यान में रखा जाता है। तो मकान जिन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाया जाता है वो सभी आवश्यकताएं गृह निर्माण में होनी चाहिए और योजना को प्रभावित करती हैं। जैसे परिवार का आकार क्या है, परिवार को किस प्रकार से आवास की आवश्यकता है। परिवार का अगर आकार छोटा है तो छोटे मकान की ज़रूरत हो सकती है, सुख सुविधाएँ उसमें ही हों। किस प्रकार का आपके अगर मेहमान ज़्यादा आते हैं तो उस अनुसार उनका गेस्ट रूम है, ड्राइंग रूम बड़ा बनाना है, ये सब कुछ हमें ध्यान में रखते हैं। तो केवल ऐसा नहीं है कि हमारी जब ये पारिवारिक स्टेज चल रही है, केवल बच्चे छोटे हैं तो हम उस बात को ध्यान में रखते हुए गृह निर्माण की योजना बना लें। हमें भविष्य को भी ध्यान में रखना होगा कि बच्चे बड़े होंगे, उनकी भी मैरिज होगी, क्योंकि बार बार घर नहीं बनते हैं। तो यदि टीचर हैं तो हमें कोई टीचर है तो किस प्रकार से होम ट्यूशन लेनी है, या कंप्यूटर सेंटर खोलना है, या फैशन शोरूम खोलना है, तो इन सब बातों का भी। और इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ जो हम आगे पढ़ेंगे वो होती है फ्लैक्सिबिलिटी, कि हमें अपने जो घर है जो हमने बनवा लिया है उसके अंदर हम उसका लचीलापन लेकर आएँ कि हम किसी भी रूम को किसी भी तरह से हम यूज़ कर सकें। थोड़ी सी प्लानिंग हमारी इस तरह से होनी चाहिए। उसके बाद आता है पारिवारिक जीवन चक्र। एक्चुअल में हर व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल के अंदर 3 पारिवारिक अवस्थाओं से गुजरता है, और इन्हीं अवस्थाओं को हम देखते हैं कि जीवन चक्र यही है। वापस से फिर से जब हम पहले से तीसरी जीवन चक्र की अवस्था पर पहुंचते हैं तो वापस से तीसरी पर हम प्रथम पर वापस आ जाते हैं, यही जीवन चक्र है। तो पारिवारिक जीवन चक्र 3 हैं: आरंभिक अवस्था, विस्तार की अवस्था और संकुचित अवस्था। आरंभिक अवस्था वह है जब हस्बैंड और वाइफ अपने आफ्टर मैरिज एक परिवार शुरू करते हैं, और उस समय उनकी जो आवश्यकताएं हैं वो कम होती हैं और इनकम ज़्यादा होती है। अगर हम बजट के हिसाब से देखें तो इवन टाइम के हिसाब से भी देखें तो टाइम बहुत अधिक होता है और काम कम होते हैं, तो उस समय वो अधिक कमाने का सोच सकते हैं। और यंग होते हैं तो ऊर्जा भी अधिक रहती है, तो अधिक कमाई हो सकती है। और उसके पश्चात आता है विस्तार की अवस्था, जब परिवार के अंदर पहला बच्चा प्रवेश कर जाता है और उसके कुछ समय पश्चात सेकंड बच्चा प्रवेश कर जाता है। और जब जन्म से लेकर के और उनके अडल्ट होने तक, उनकी पढ़ाई या नौकरी के लिए वो बाहर निकालने तक यह विस्तार की अवस्था होती है, जिसमें एक बच्चा अपना शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, वयसंधि अवस्था और युवावस्था के अंदर प्रवेश कर जाता है। ये सारी विस्तार की अवस्था होती है। उसके पश्चात आता है संकुचित अवस्था, जब बच्चे या तो कमाने के लिए बाहर निकल जाते हैं या वो अपना नया पारिवारिक जीवन शुरू कर देते हैं और अगेन हस्बैंड एंड वाइफ अकेले रह जाते हैं, तो परिवार जो है वो सिमट करके रह जाता है। उस समय अपोजिट हो जाता है कि उनकी ऊर्जा भी कम हो जाती है, टाइम अधिक होता है लेकिन काम करने की शक्ति नहीं रहती है और इनकम भी कम हो जाती है। तो इन तीनों अवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए हम अपने गृह निर्माण की योजना करते हैं कि व्यक्ति अपनी किस अवस्था के अंदर मकान बनवा रहा है, उस बात को ध्यान में रखता है। यदि आरंभिक अवस्था में ही बनवा रहा है तो भविष्य को ध्यान में रखेगा। यदि विस्तार की अवस्था में बनवा रहा है तब भी वह वर्तमान और भविष्य दोनों को ध्यान में रखेगा। और संकुचित अवस्था में अगर केवल अपने रहने लायक मकान बनवा रहा है तो वह छोटा बनवा सकता है, तो उस अनुसार योजना बनानी होती है। तो यह था आपका गृह निर्माण की योजना को प्रभावित करने वाली कारक। आज का हम यह चैप्टर यहीं समाप्त करते हैं और कल हम पढ़ेंगे कि विभिन्न क्रियाओं के लिए हेतु कमरों का आयोजन किस प्रकार से करना चाहिए। धन्यवाद।